आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस एडिटोरियल स्कैनर में हम द हिंदू से लाया हुआ एक एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि मॉनसून के ऊपर है। उसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा। हमारा पढ़ने का तरीका ये है कि हम सेंटेंस बाय सेंटेंस आगे बढ़ेंगे और जो सेंटेंस की मीनिंग निकल के आ रही है उसको डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, उसकी मीनिंग साइड में लिख दिया है, जैसे कि मुझे बार बार बताना ना पड़े, और साथ ही साथ जब इसकी पीडीएफ में आपको दूँ तो आपको रेफरेंस के लिए आसानी पड़ जाए। आखिरी में आपको टोन, टाइटल, थीम, इन्फ्रेंस बेस्ड और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम साथ में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो, टेलीग्राम से आप फाइल डाउनलोड कर लो, वहां पे अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद ये वीडियो देख लो सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वीडियोस हम लोग चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली जो रीडिंग एबिलिटी के अराउंड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज और क्लोज टेस्ट और PQRS, इसके अराउंड बहुत सारे वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला है मुझे। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो इन सबको रेफर करके आप अपना हेल्प कर सकते हो, अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं। कह रहा है कैप्चरिंग द मॉनसून, इट्स वेरिएंस एंड द मैसेज। मॉनसून को कैप्चर करने की बात कह रहा है उसमें कुछ वेरिएशन है, उसमें कुछ बदलाव है। उसके बाद मैसेज जो वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया नीड्स ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट वेजरीज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। इंडिया को एक ऑल वेदर इंश्योरेंस चाहिए। किसके अगेंस्ट चाहिए? वेजरीज के चलिए, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड बदलाव आ रहा है किसमें? ग्लोबल क्लाइमेट में। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018 इंडिया हैज रिपोर्टेड अ डेफिसिट मानसून। 2018 से पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने शॉर्टेज बताया है मानसून में। फ्रॉम जून टू सितंबर दिस ईयर इंडिया रिसीव्ड 82 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, नियरली 6% लोअर देन द 89 सेंटीमीटर दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। यानी कि जून से सितंबर में क्या हुआ कि रेनफॉल जो है 82 सेंटीमीटर केवल हुई, जो कि 6% कम थी नॉर्मल से, और नॉर्मल क्या है? 89 सेंटीमीटर। बिगिनिंग अप्रैल देयर वर इनफ इंडिकेशंस दैट द मॉनसून वुड बी सबड्यूड विद एल नीनो ऑन द हराइजन। अप्रैल की शुरुआत में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो मॉनसून है वो थोड़े ओवर पावर हो जाएंगे। किसके द्वारा ओवर पावर हो जाएंगे? एल नीनो की वजह से ओवर पावर हो जाएंगे। अच्छा देखो, मान लो एल नीनो, आप पहली बार ये टर्म सुन रहे हो और आपको कोई आइडिया नहीं एग्जाम में, तो क्या होता है, मैंने हमेशा बताया, एक होती है जनरल वोकैबुलरी, एक होती है स्पेशलाइज वोकैबुलरी। स्पेशलाइज वोकैबुलरी को ही आप टेक्निकल टर्म कहते हो। ठीक है, फंडा क्या है कि जब भी स्पेशलाइज वोकैबुलरी आए ना, उसको जैसा है वैसा ही छोड़ दो, वहां पे उसकी मीनिंग जानना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपकी जीएस नहीं चेक कर रहा है, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक कर रहा है कि जो चीज लिखा है, जो आंसर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका बस जवाब दे पा रहे हो कि नहीं। तो मोस्ट केसेस में, 99% केसेस में आपसे एल नीनो का मीनिंग नहीं पूछेगा, इनफैक्ट टेक्निकल वर्ड का मीनिंग नहीं पूछेगा, तो उसको इग्नोर करके आप इनफैक्ट एल नीनो की जगह आप मान लो ई, केवल ई लेके चलो, ई लिखा है वहां पे, तो भी आप आंसर कर ले जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। दिस cyclical warming of the central and eastern Pacific Ocean usually corresponds to a decline in rainfall over India, particularly the non-west। ये जो साइक्लिकल वार्मिंग है, जो एल नीनो है, वो क्या है? साइक्लिकल वार्मिंग है, यानी आती जाती रहती है। कहाँ पे? सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और ये नॉर्मली क्या होता है, इसकी वजह से रेनफॉल कम हो जाती है इंडिया में, खास तौर से नॉर्थ वेस्ट में। Between 2019 and 2022, the Indian monsoon was significantly impacted by the converse phenomena, a cooling La Nina that sometimes is associated with above normal rainfall। अब 2019 से 2022 में क्या हुआ कि जो इंडियन मानसून था वो इम्पैक्ट हो रहा था किससे? ला नीना से, जो कि एल नीनो का जस्ट उल्टा है। जहां की एल नीनो एक गर्म हवा थी, ये ठंडी हवा, जिससे कि कभी कभी मानसून बढ़ जाते हैं। तो बाई दोज मेट्रिक्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ नॉर्मल मानसून इन 23 वर म्यूटेड। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो उम्मीद थी कि 2023 से मानसून नॉर्मल रहेगा, ऐसी उम्मीद हमने खत्म कर दी थी। हाउएवर द एक्सपीरियंस ऑफ द मानसून दिस ईयर वाज फार फ्रॉम द ऑर्डिनरी। हालांकि हुआ कैसा कि जो मानसून हुआ असल में वो ऑर्डिनरी तो कहीं से भी नहीं था। About 9% of the country received excess rainfall, 18% deficient rainfall and rest of the country normal rainfall। यानी 9% ने बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 18% में शॉर्टेज हो गई और बाकी कंट्री में नॉर्मल रेनफॉल कैटेगराइज करी गई। ये 3 डॉट का मतलब है कि मैंने पैराग्राफ चेंज नहीं किया, ये आपको हिंट करने के लिए केवल। ठीक है, क्योंकि आप एक ही पेज में कितना ही कॉन्टेंट लिख दोगे। July, for instance, saw exceptionally heavy rainfall in Chandigarh, Haryana and Himachal Pradesh, resulting in floods and landslides। जुलाई में क्या हुआ कि चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई और लैंडस्लाइड हो गई। Several cities were left grappling with serious flooding over several days। कई सारे शहरों में क्या हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा उनको सीरियस फ्लडिंग से कई कई दिनों तक। Cloud burst were reported in Himachal Pradesh in August।
बादल फट रहे थे, कब हिमाचल प्रदेश में कब फट रहे थे, अगस्त में फट रहे थे। इट इज वर्थ वाइल टू नोट हियर दैट दीज एपिसोड्स ऑफ इंटेंस रेन वर ड्यू टू सो कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज that are extra tropical storms from the Mediterranean region and normally not expected to play a major part in the monsoon। कह रहे हैं कि ये काफी नोट करने वाली चीज है, काफी वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जितने भी इंटेंस रेन के एपिसोड हो रहे थे यहाँ पे अलग अलग जगह पे, वो क्या हो रहा था, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह हो रहे थे, जो कि क्या है, वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। ट्रॉपिक्स के अराउंड जो चीज वो ट्रॉपिकल हो गई, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, कहाँ पे होते हैं, ये मेडिटेरेनियन रीजन में होते हैं, और ये जो होते हैं ये मॉनसून में बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करते हैं। Thus, these are fingerprints of the wide ranging impacts of anthropogenic warming। तो ये क्या है, ये फिंगरप्रिंट है, एविडेंस है, इंडिकेशन है किसका, वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट, यानी बहुत ज्यादा फैले हुए इम्पैक्ट है किसका, एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग। अब एंथ्रोपोजेनिक का मतलब कैसे निकालोगे, मतलब मान लो नहीं पता एग्जाम में, इतना पता है ना, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, जेन मतलब होता है बर्थ, आईसी हो गया आपका एडजेक्टिव सफिक्स, तो यानी कि कोई ऐसी चीज जो इंसान ने जन्मी हो, तो एंथ्रोपोजेनिक हो गया। यानी ये जो वार्मिंग, ये जो गर्मी हो रही है, ये इंसान की बनाई हुई गर्मी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है। एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वर ड्राउट लाइक कंडीशंस इन महाराष्ट्र। वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा था, वहां पे सूखा पड़ा जा रहा था एकदम, किस जगह पे, महाराष्ट्र में। एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड out of Chhattisgarh, Bihar and Karnataka, where in the case of Karnataka matters came to a head with neighboring Tamil Nadu over the sharing of water from Kaveri river। अब देखो हुआ क्या कि वाटर का स्ट्रेस बहुत क्रिएट हो गया, क्योंकि वाटर कम हो गया था। कहाँ कहाँ, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक में। और कर्नाटक में खास तौर से एक चीज देखने को मिली कि तमिलनाडु से फिर से कुछ मैटर चालू हो गया उनका, कावेरी की पानी को शेयरिंग को लेके। The India Meteorological Department has also forecast a normal northeast monsoon from October to December and normal to above normal rainfall over large parts of northwest India and south peninsular India। अभी जो IMD है उसने फोरकास्ट किया, यानी प्रिडिक्ट किया है नॉर्मल मानसून, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून कब से, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और नॉर्मल से अबव नॉर्मल मानसून कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में। The signs are there of increased rains in several parts of South India। ऐसे signs हैं कि increased rain होगी कहाँ पे, South India में होगी। The spatial and temporal variance of the monsoon reiterates the need to invest in more resilient infrastructure that can be an all-weather insurance against the increasingly unpredictable vagaries of the global climate। यानी जो spatial और temporal variance है, यानी कि अलग अलग region में spatial और अलग अलग time में टेम्पोरल वेरिएंस, यानी कि हर स्पेस में, यानी हर रीजन में अलग अलग और हर अलग अलग समय में ये जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है मानसून का, ये रिटरेट करता है, रिपीट करता है एक नीड को कि हमें और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जो कि एक ऑल वेदर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर पाए, किसके अगेंस्ट, अनप्रिडिक्टेबल वेजरी के अगेंस्ट। ठीक है। द पैटर्न इन द रिसेंट ईयर्स इज टू इम्प्रूव फोरकास्ट मॉडल्स दैट आर बेटर एबल टू वार्न ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वेदर a week or two ahead than having approaches that fail to capture the dynamics of Indian monsoon। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अभी तक का ये रीसेंट पैटर्न देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ पे मेहनत करनी है, जो फोरकास्ट मॉडल है, जो प्रिडिक्शन हमारा मॉडल है, उसको हम और अच्छा प्रिडिक्ट कर पाएं, जैसे कि हम अपने आप को और अच्छे से मैनेज कर पाएं और ना कि फेल हो जाएं मैनेज करने में जो डायनेमिक है इंडियन मानसून के। मोर मनी एंड एक्सपर्टीज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस। और पैसा और एक्सपर्टीज यानी लोगों को और लगाना चाहिए कि एक बेटर फोरकास्ट मॉडल क्रिएट कर पाएं। तो इस बारे में पूरे पैसेज में बात हुई है। सीधा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्या कहा था कि आप मुझे ऑप्शन सही आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ, बट फिर मुझे लगा यार बहुत सारी चीज़ें गोल फेल हो जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी आ रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं। अब नया इंसान पुराना वीडियो अक्सर नहीं देख रहा होता है, तो उसको मैं इस तरह से अटैक करना नहीं सिखा पा रहा, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना एग्जाम में। तो हम लोग फिर से पूरे सारे क्वेश्चन मैं ही डिस्कस कर दूंगा, आप परेशान मत हो। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टोन ऑफ द पैसेज। अब टोन निकालना है हमें। टोन का मैंने क्या फंडा बताया, या तो टोन पॉजिटिव होगी, या टोन नेगेटिव होगी, या टोन न्यूट्रल होगी। पहले ये इतना ढूंढ ले जाओ तो बाकी चीज आप आराम से कर ले जाओगे। तो फील क्या हुआ कि थोड़ी सी न्यूट्रल थी और थोड़ी सी नेगेटिव थी, मुझे ये फील हुआ। पॉजिटिव कुछ भी नहीं बताया, यहाँ बताया गया कि बारिश हुए, मानसून है, अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। न्यूट्रल इसलिए कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको बारिश के बारे में, और नेगेटिव इसलिए है कि हम बताया जा रहा है कि देखो इंडिया अब इतना
बढ़िया फोरकास्ट नहीं कर पाता चीज़ों को, थोड़ा नेगेटिव है। तो अगर हम बात करें ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल की, तो ये तो पूरा पॉजिटिव हो गया, तो इसको लेके चलोगे आप तो बड़ी उम्मीद है, बड़ा पॉजिटिव चीज़ों को लेके चल रहा है आर्टिकल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो हम ए को काट देंगे। क्रिटिकल है और अर्जेंट है। क्रिटिकल से क्या फंड है, कोई निंदा कर रहा है, हाँ थोड़ी सी निंदा तो कर रहा है, जो फैक्ट है। क्या निंदा कर रहा है कि हमारे पास कुछ कमियां हैं जो हम नहीं सॉर्ट कर पा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में इंसान की वजह से कुछ गलती हो रही है, तो निंदा तो कर रहा है। अर्जेंट एक्शन लेने को बोल रहा है टोन में, हाँ बिल्कुल कह रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एक्सपर्टीज लगा के थोड़े चेंजेस लाने, जैसे कि हम बेटर फोरकास्ट मॉडल कर पाए। तो क्रिटिकल भी टिक हो रहा है, अर्जेंट भी टिक हो रहा है, मैं इसको होल्ड पे रख लूंगा। बट मैं बाकी दोनों भी पढ़ूंगा, जैसे कि मैं ढूंढ पाऊँ कि क्या कहीं बेटर ऑप्शन तो नहीं लिखा हुआ है। न्यूट्रल एंड इंफॉर्मेटिव, न्यूट्रल थोड़ा सा है लेकिन 100% नहीं, इंफॉर्मेटिव तो 100% है, बहुत सारा डेटा दिया है। तो न्यूट्रल 100% हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, न्यूट्रल को हमें थोड़ा सा है, पूरा नहीं है, तो इसको हमें रोक के रखना पड़ेगा अभी। इनडिफरेंट एंड डिसमिसिव, तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनडिफरेंट हो, तो हम इसको हटा देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन केवल बी बचता है, जिसको हमें मार्क करके रखना चाहिए क्रिटिकल और अर्जेंट के हिसाब से। न्यूट्रल देखो यार, न्यूट्रल केवल थोड़ा सा था कि स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दिया था, बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन देने तक ही केवल न्यूट्रल था, बट उस इन्फॉर्मेशन से जो ओपिनियन दिया है वो न्यूट्रल नहीं था, इसलिए हम न्यूट्रल को यहाँ पे काट रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था थोड़ा सा न्यूट्रल फील हुआ था, इसलिए हम इस वाले को हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट सेंट्रल आइडिया इज एक्सप्लोर्ड इन द पैसेज। सेंट्रल आइडिया क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है थीम। थीम हो गया, क्रक्स हो गया, जो भी कह लो, है ना, मेन आइडिया हो गया। तो ये सब चीजें हो गई हमारी, थीम, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, क्रक्स ऑफ द पैसेज, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम हर एक ऑप्शन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब आपके बारे में कुछ बात हुई थी कि नहीं हुई थी पैसेज में। अगर हुई थी तो होल्ड पे रख लेते हैं, अगर नहीं हुई थी तो हम उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, मार्क कर लेते हैं, उसको काट देते हैं। पहले पढ़ते हैं हिस्टोरिकल वेदर पैटर्न्स इन इंडिया। अब यहाँ वेदर पैटर्न के बारे में कब तक बताया गया है, वो केवल 3 महीने की तो बात करी गई है केवल ना, कि वो जुलाई से लेकर सितंबर तक में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हिस्टोरिकल वेदर पैटर्न की बात तो नहीं हो रही है, तो हम इसको हटा देंगे, इसके बारे में पैसेज में बात नहीं हुई है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्या क्लाइमेट चेंज के इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करी गई है, वो भी यहाँ तो इंडिया वर्ड भी यूज नहीं किया, तो ये थोड़ा अटपटा सा हो गया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो गड़बड़ हो गया। फिर स्ट्रैटेजी फॉर वेदर फोरकास्ट इंप्रूवमेंट, स्ट्रैटेजी फॉर वेदर फोरकास्ट इंप्रूवमेंट, इसके बारे में बात हुई है। मैं कहूँगा हाँ बात तो हुई है, कहाँ बात हुई है, आखिरी पैसेज में जब वो बता रहा था कि इंडिया को क्या करना चाहिए, और पैसे लगाने चाहिए, इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए और फोरकास्ट मॉडल डेवलप करना चाहिए, तो बात तो हुई है, तो मैं इसको एक बार होल्ड पे रखता हूँ, वेट कर लेता हूँ। फिर क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये बताओ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के बारे में बात हो रही है कि हम कैसे अडेप्ट करें क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, हाँ बिल्कुल बात हुई है अलग अलग जगह पे। और फिर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कोर पे अगर मान के चलें कि ये बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो हमारा गोल हो जाता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और रेजिलियंट बनाएं, चीज़ों को चेंज करें, तो ये वाला भी हमारा टिक हो जाता है। तो अगर इन दोनों में मुझे कंपेयर करने को बोला जाए तो डी ऑप्शन हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर निकल के आता है कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें अडेप्टेशन क्या है, जो पहले पैराग्राफ में बातें हो रही हैं ज्यादा अडेप्टेशन के बारे में बात हो रही है, जो सेकंड पैराग्राफ में बात हो रही है वो हमारी किस चीज के बारे में हो रही है, एडवाइस समझ लो, ऑथर की तरफ से ओपिनियन दे रहा है वो, तो वहां पे ये बात हो जा रही है, तो ये हमारा हल्का पड़ जा रहा है हमारे डी के आगे, तो हम डी को मार्क कर देंगे, ठीक है। What can be inferred from the passage about the impact of El Nino on Indian monsoon? El Nino का इम्पैक्ट क्या होता है इंडियन मानसून पे, सीधा सीधा बताओ। वो लीड करता है अबव नॉर्मल रेनफॉल इंडिया पे। अब याद करो एल नीनो के बारे में क्या लिखा था, हमने क्या कहा था, एल नीनो को तुम ई भी लिख दो तो भी काम चल जाएगा, हमने ई लिख दिया, मान लो एल नीनो की जगह ई लिखा हुआ है, अब वापस पैसेज में जाओ, एल नीनो की जगह ई लिख के पढ़ो, तो वो क्या था, एल नीनो की वजह से क्या होता है, रेनफॉल में डिक्लाइन हो जाता है थोड़ा सा, तो ई लीड्स टू अबव नॉर्मल रेनफॉल, बिल्कुल भी नहीं। ई करस्पॉन्ड्स टू अ डिक्लाइन इन रेनफॉल ओवर इंडिया पर्टिकुलरली इन नॉर्थ वेस्ट, ये तो बिल्कुल ही लिखा हुआ है वहां पे। ई हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून पैटर्न्स, ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, पूरा एक्सपेक्टेशन था कि अब की बार कोई इम्पैक्ट होगा। एल नीनो ऑलवेज रिजल्ट्स इन ड्राउट लाइक कंडीशन इन इंडिया, ये तो ऑलवेज है ना, हमें पता ही नहीं कि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं होगा। अक्सर क्या होता है एक्सट्रीम ऑप्शन जो होते हैं आपके आंसर में निकल के नहीं आते हैं, बट हमें तो ऑप्शन एलिमिनेशन से चलना है, और यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि एल नीनो की वजह से ड्राउट लाइक कंडीशन होते हैं हमेशा इंडिया में, तो हम इसको भी काट देंगे, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाता है।
अब बताओ एल नीनो क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या इस आंसर को सॉल्व करने में जरूरत पड़ी? इसलिए कहता हूं टेक्निकल टर्म में इग्नोर कर दो, आप उसको बस कुछ लिखा है ये मान के आगे बढ़ जाओ। According to the passage, what was the unexpected cause of intense rainfall in certain region of India? कुछ रीजन में इंडिया के इंटेंस रेनफॉल का रीजन क्या था? ला नीना फिनोमिना, मॉनसून विंड्स फ्रॉम अरेबियन सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन, या ग्लोबल वार्मिंग? तो अगर ला नीना फिनोमिना के बारे में बात नहीं करी गई है, वो बस एक कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन दिया था कि 19 से 22 के बीच में इसकी वजह से थोड़ी बारिश एक्सपेक्ट करी जाती है, तो ये हटा दो इसको। मॉनसून विंड्स फ्रॉम अरेबियन सी, अब अरेबियन सी के बारे में जब बात नहीं हुई तो ये ऑप्शन भी आप नेगेट कर सकते हो, आराम से हटा सकते हो। फिर क्या कह रहा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन। अरेबियन सी के बारे में बात हुई, देखने को चेक कर लो एक बार। नहीं, अरेबियन सी के बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए हटा दिया। चेक कर लेना चाहिए क्योंकि पैसे तो पीछे लिखे मुझे याद नहीं रहता। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन, ये 100% लिखा हुआ है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है मेडिटेरेनियन रीजन में, उसकी वजह से बारिश हुई है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या कह रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, रुक जाए यार, आंसर देखना पड़ेगा, पीछे जाता हूं। देखो लिखा तो हुआ है, इट इज वर्थ वाइल टू नोट हियर दैट दीज एपिसोड्स ऑफ इंटेंस रेन वर ड्यू टू सो कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इतना हो गया ना, इतना हमारे लिए काफी आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो यानी कि हमारा ये वाला आंसर सही हो जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन। दूसरी चीज, ग्लोबल वार्मिंग कह रहा है। देखो यहाँ कह रहा है जो इंटेंस रेनफॉल सर्टेन रीजन में है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। जो सेंटेंस अभी हमने वापस जाके देखा है उसके बाद में क्या लिखा था? एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग। अब एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग क्या हुई? इंसान की बना हुई वार्मिंग, यानी कि वो ग्लोबल वार्मिंग को रिलेट कर रहा है। एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात ये है ना, हमारे पास दो ऑप्शन है। ये भी हो सकता है थोड़ा सा कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है किसकी वजह से? इंसान की वजह से। और वो क्या क्रिएट कर रहा है? वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, कहाँ? मेडिटेरेनियन रीजन में, जिसकी वजह से बारिश हो जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी एक आंसर हो सकता है, बट हमें क्या करना है? इस वाले को हम डायरेक्टली पकड़ के पैसेज में ढूंढ के मार्क कर सकते हैं, हालांकि इसको हम डायरेक्टली पकड़ के मार्क नहीं कर सकते। ये टिपिकल क्वेश्चन है, जैसे इन्फ्रेंस वाले पैसेज में मैंने आपको बताया था कि हमें हर ऑप्शन के लिए कुछ सपोर्टिंग आर्गुमेंट चाहिए होता है पैसेज के अंदर, तो हमें इसके लिए ज्यादा अच्छा मिलता है। मान लो एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मुझे लगता है कि लोग सी और डी दोनों मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले मन में ग्लोबल वार्मिंग ही आएगा। क्या? क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट यही होता है कि इसी वजह से कुछ हुआ होगा, ग्लोबल वार्मिंग हुआ होगा, तो आप ये मार्क कर दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में चैलेंज भी हो सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं दिखाने के लिए ऐसे ऑप्शन क्रिएट अब की बार करने की कोशिश करी, ठीक है। अब क्या कह रहा है? व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियाज मॉनसून पैटर्न? क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडियन मॉनसून पे? तो क्लाइमेट चेंज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। क्लाइमेट चेंज अकेला कॉज है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का, ये भी बिल्कुल नहीं कहा है। क्लाइमेट चेंज इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अनप्रिडिक्टेबल एंड एक्सट्रीम मॉनसून पैटर्न इन इंडिया, कि कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अनप्रिडिक्टेबल और एक्सट्रीम मॉनसून पैटर्न। हाँ, हम ये बोल सकते हैं, हम ऐसे पैसेज पढ़ के महसूस हुआ था। और क्लाइमेट चेंज ओनली अफेक्ट्स द विंटर सीजन, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन बनाया था ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हटाओ यहां से। व्हाट डज द फ्रेज सबड्यूड विद एन एल नीनो ऑन द होराइजन सजेस्ट इन द पैसेज? अब ये जो सबड्यूड विद एन एल नीनो ऑन द होराइजन है, इसका मतलब क्या है? पहला क्या कह रहा है? पॉसिबिलिटी ऑफ एल नीनो। अच्छा, सबड्यू मतलब क्या हमने बताया था? ओवर पावर। ओवर पावर करना, कौन ओवर पावर हो रहा था? मॉनसून ओवर पावर हो रहा था। किसकी वजह से हो रहा था? एल नीनो की वजह से हो रहा था। और ऑन द होराइजन मतलब जो पास आ रहा था, आने वाला। तो ओवर पावर हो रहा था, उससे होने क्या वाला था? मॉनसून अगर ओवर पावर हो जाएगा मतलब या तो बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा, यानी कुछ अफेक्ट आएगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ एल नीनो अफेक्टिंग इंडियाज वेदर पैटर्न, हाँ हम ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉनसून इफेक्ट होगा तो इंडिया का वेदर पैटर्न इफेक्ट हो जाएगा। कामनेस ऑफ द वेदर ड्यू टू एल नीनोज इन्फ्लुएंस, तो बड़ा मौसम शांत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं कहा है। एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग रेनफॉल इन इंडिया, क्या एल नीनो को इम्पैक्ट है रिड्यूस करने में रेनफॉल का इंडिया में? हाँ बिल्कुल है, और ये हो भी सकता है। द एब्सेंस ऑफ एल नीनोज इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन मॉनसून, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक
ठीक है। अब एक बात सुनो, ये 4 ऑप्शन थे, इसमें 2 सही आपके ऑप्शन निकल के आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे आता है, मान लो ABCD है तो 1 2 3 4 होगा। इसमें क्या होगा, A एंड C आर करेक्ट, A एंड B आर करेक्ट, B एंड D आर करेक्ट, A एंड D आर करेक्ट। तो आपने देखा A और C सही है, तो A और C आप मार्क कर दोगे, ठीक है। तो यानी कि A और C दोनों में दोनों ही सही है अगर ध्यान से देखो तो। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज ऑल वेदर इंश्योरेंस रिफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ऑल वेदर इंश्योरेंस क्या रेफर करता है पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, समझो। इंश्योरेंस पॉलिसी दैट कवर ऑल टाइप्स ऑफ वेदर रिलेटेड डैमेज। अब इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है क्या कि आप कहीं LIC इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हो, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन विथस्टैंड एनी वेदर कंडीशन। क्या ऐसा है कि हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बात बोली गई है कि वो कोई वेदर कंडीशन को झेल ले जाए? हाँ बिल्कुल बात करी है, इसको रोक लेते हैं। स्ट्रैटेजीज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ऐसी स्ट्रैटेजी जो हमें प्रोटेक्ट कर पाए अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट के अगेंस्ट, उसको हम क्या कहेंगे, इंश्योरेंस कहेंगे। और वही जब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट आप कर रहे हो तो वो ऑल वेदर इंश्योरेंस हो गया। तो ये वाला भी आपका सही हो जाता है। डी क्या कह रहा है, वेदर फोरकास्टिंग टेक्निक्स दैट आर एक्यूरेट इन ऑल सीजन्स। नहीं, ये बात नहीं कही है कि वेदर फोरकास्टिंग टेक्निक के बारे में नहीं कही है, बोला गया स्ट्रैटेजी और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ में दोनों दिया हुआ है। तो सेम केस, जिस ऑप्शन में B एंड C दोनों लिखा है उसको आप टिक कर दोगे, निकल जाओगे आगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द फ्रेज फिंगरप्रिंट्स ऑफ द वाइड रेंजिंग इंपैक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग इंप्लाई। यानी फिंगरप्रिंट के बारे में क्या क्या बताया कि इसका मतलब होता है एविडेंस, कोई इम्पैक्ट है ना, कोई हिंट, कोई इंडिकेशन, तो वो फिंगरप्रिंट हो गया। अब किस चीज का वाइड रेंजिंग इंपैक्ट, यानी बहुत सारा इंपैक्ट। किस चीज का, एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग। तो इसका मतलब क्या है देखते हैं, एविडेंस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट चेंज। अब ये जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या है, ये नेचुरल है, तो ये गलत हो जाएगा। इंडिकेशंस ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, ये बात तो कर रहा है बिल्कुल। यूनिक पैटर्न ऑफ रेनफॉल इंडिया, ये गलत हो जाएगा। अनप्रिडिक्टेबल वेदर इवेंट्स इन रिसेंट ईयर, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मीनिंग बताना है तो इसलिए हमारा ये वाला सही हो जाता है। 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी मैसेज कन्वेड इन द पैसेज रिगार्डिंग इंडियाज रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग मानसून पैटर्न। तो प्राइमरी मैसेज क्या है जो कन्वे किया गया है पैसेज में, इंडिया का रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग, ठीक है, कि मानसून पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इसको इत्मीनान से पढ़ते हैं। इंडिया शुड इग्नोर द चेंजिंग मानसून पैटर्न्स एज दे आर टेम्पररी फ्लक्चुएशन। क्या ऐसा पैसेज में ऑथर ने बोला है कि भैया इग्नोर कर दो यार, ये तो छोटी मोटी चीजें आती रहती है, ये नहीं बोला है। इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्रूव फोरकास्टिंग मॉडल्स टू अडेप्ट टू अनप्रेडिक्टेबल मानसून पैटर्न्स। बिल्कुल सही बात है। जो पिछला हमने 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन किया उसका डिराइव्ड क्वेश्चन ये भी है। इंडिया शुड रिलाई सोनली ऑन इंटरनेशनल एड, कोई बात ही नहीं हुई है। इंडिया शुड अबैंडन एग्रीकल्चर, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल बेस्ट डिस्क्राइब्स या कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज। कौन सा टाइटल बेस्ट है, वेदर इन इंडिया। अच्छा, हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं, हर के पास जाते हैं, पूछते हैं भैया तुम्हारे बारे में बात हुई है कि नहीं। अगर बात हुई है, फिट हो पा रहा है तो हम इसको होल्ड पे रखते हैं, नहीं फिट हो पा रहा है तो तुरंत काट देते हैं। वेदर इन इंडिया एंड एनालिसिस, वेदर की बात हुई इंडिया में, हाँ हुई है। एक एनालिसिस, हाँ बिल्कुल हुई है, बट ये थोड़ा अटपटा सा है तो हम इसको ठीक है देख लेते हैं और बाकी जो और आएगा उससे कंपेयर कर लेंगे। अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज इंडियाज इंपेरेटिव। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे हम अडेप्ट कैसे कर रहे हैं इसके बारे में बात करना है। और इंडियाज इंपेरेटिव, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसको ये करना ही है। तो जो कि सेकंड पैराग्राफ में बोला है कि हमें ये तो करना ही करना है, वो एक्शंस जो हैं जैसे इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कर रहा है, फोरकास्टिंग मॉडल डेवलप कर रहा है, उसके बारे में। हाँ, तो ये ज्यादा सटीक निकल के आ रहा है कंपेयर टू ये थोड़ा ऊपर से बात हो रही है, जनरल सेंस में बात हो रही है, बट ये जो है सटीक कर रहा है कि हमने 2 पैराग्राफ में बात करी और दोनों पैराग्राफ को इसमें समेट दिया। चैलेंजेस ऑफ मॉनसून पैटर्न्स ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये बात तो नहीं हो रही, तो मैं इसको हटा दूंगा। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन वेदर इवेंट्स, तो मैं इसको भी हटा दूंगी क्योंकि कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात नहीं हो रही है। तो जब हमारा बी आंसर सही है तो हम ए को हटा देंगे एकदम क्लियरली यहां से। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बता देना कितने सही किया आपने, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, भूलना नहीं लाइक करना। लाइक करने से हेल्प बहुत होती है मेरी, मुझे बार बार आपको बोलना पड़ता है क्योंकि जिस बार नहीं बोलता हूं तो आप लाइक करना भूल जाते हो। और कमेंट में जरूर से लिख के बताना कि कितना सही किया आपने इसको खुद से अटेम्प्ट करते समय। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।